वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस और उन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला और फाइनली उन कंक्लूजन्स के बेस पे रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। और रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि एटम जो होता है, एटम के सेंटर में एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज भी एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। जे थॉमसन ने अपने मॉडल में बोला था कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि एटम जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है और एटम का जो सारा मास होता है वो एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है और उसी वॉल्यूम का नाम जो एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, जो काफ़ी डेंस होता है और काफ़ी स्मॉल होता है, उसका नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस रखा। और उन्होंने बोला कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस में उन्होंने बोला एटम के न्यूक्लियस में एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स, सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, जिनमें पहली एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये थी कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कहां पे रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड आपको हर जगह मिल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां भी घूमता मिल सकता है या यहां मिल सकता है या यहां मिल सकता है, यानी हर पॉसिबल ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मिल सकता है। यानी रदरफोर्ड की एक सीरियस लिमिटेशन, एक सीरियस ड्रॉबैक ये था रदरफोर्ड के मॉडल का कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस एक्सप्लेन नहीं की थी। ओके, उसके बाद देखिए बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम आता है और बोहर्स ने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था अपने मॉडल से। तो सबसे पहले कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं जो बोहर्स ने अपने मॉडल में दिए थे। तो आप देख सकते हो जो पहला पोस्टुलेट बोहर ने अपने मॉडल में दिया था वो था एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, यानी जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन है, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बोला था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की एंड फाइनली चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो एटम होता है वो भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। ओके, एंड दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में, विच इज द सेंटर कोर ऑफ द एटम, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सेकंड जो पोस्टुलेट दिया था बोहर्स ने अपने मॉडल में, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन ए स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है छोटा सा, उसी में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट दिया था बोहर्स ने अपने मॉडल में, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर पॉसिबल पाथ में नहीं घूमते हैं, कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड हर पॉसिबल ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आपको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यानी हर पॉसिबल ऑर्बिट में आपको रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा। लेकिन बोहर ने अपने मॉडल में क्या बोला है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्बिट्स हैं जो फिक्स्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन आपको उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा, ना कि हर पॉसिबल ऑर्बिट में दिखेगा। चलिए मैं आपको फिगर में दिखाता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये एटम का सेंटर हो गया जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके बाद ये आपका एक फर्स्ट ऑर्बिट हो गया जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मिल रहा है। उसके बाद देखिए आपको इलेक्ट्रॉन सीधा नेक्स्ट ऑर्बिट में मिल रहा है, सो दिस इज द नेक्स्ट परमिसिबल ऑर्बिट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपको नेक्स्ट ऑर्बिट में घूमता हुआ मिल रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ और फिक्स्ड सर्कुलर एनर्जी लेवल। और इन्हीं पाथ का नाम बोहर्स ने रखा था, या तो आप इनको ऑर्बिट कह सकते हो या आप इनको शेल कह सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको या तो ऑर्बिट बोल लो या आप इनको शेल बोल लो। सो दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। देन आपका ये पहला ऑर्बिट है या पहला आपका शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद देखिए आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिर आपको इस जगह पे इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखेगा। सो दिस इज योर नेक्स्ट शेल। उसके बाद आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बीच में, फिर आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखेगा। दिस इज योर थर्ड पॉसिबल शेल, देन फोर्थ शेल। सो दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल्स ऑफ एन एटम, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में दिखेगा, आपको हर जगह घूमता हुआ दिखेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन आपको सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही घूमता दिखेगा। ओके, जैसे आप किसी बिल्डिंग में सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो पहली सीढ़ी, देन सेकंड सीढ़ी, देन थर्ड, देन फोर्थ, यानी कि 1-1 के स्टेप में आप बढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पोस्टुलेट्स था बोहर मॉडल ऑफ एटम, वो था देयर इज ए लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी एनर्जी लेवल में या किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। देयर इज अ लिमिट, इसमें लिमिट होगी कि इसमें हम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं या 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, यानी कि जैसा आपने देखा न्यूक्लियस के अराउंड ये आपका पहला शेल है, तो पहले शेल में आप अपनी मर्जी से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है, देयर इज अ लिमिट, यहाँ पे एक लिमिट है कि यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन से फिल करने हैं, यानी पहले शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके शेल में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। यू कांट पुट देयर 10 इलेक्ट्रॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपका थर्ड शेल आएगा, वहां पे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आप पुट कर सकते हो या आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। ओके, सो देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ठीक है, सो ये जो आपके हैं इनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं या शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, यू कैन टेक एनी नेम। चलिए अगला देखते हैं। ईच एनर्जी लेवल और शेल इज एसोसिएटेड विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है, एक शेल की जो एनर्जी होती है वो आपकी फिक्स होती है, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या शेल में रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो आपकी फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है, पहले वाले शेल में, तो लेट अस टेक उसकी एनर्जी आपकी 10 है, एक एग्जांपल लेते हैं 10 है। फिर जो इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड शेल में या सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी आपकी 20 है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। ऐसे आपका जो इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी 30 है, दैट इज फिक्स, वो चेंज नहीं होगी। यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और शेल, देन द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फिक्स और कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने एक और लिमिटेशन थी रदरफोर्ड के मॉडल की कि वो एनर्जी के बारे में भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, लेकिन बोहर्स ने अपने मॉडल में बोल दिया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो भी आपकी कांस्टेंट होगी। इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, वो यहां से एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, यहां से एनर्जी नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी एनर्जी स्टार्टिंग में 10 है और फिर वो 8 हो जाएगी, फिर वो 6 हो जाएगी और फाइनली इलेक्ट्रॉन आके एटम में कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अगला देखते हैं। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल एंड द एटम रिमेन स्टेबल। ये वही बात है कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उनकी एनर्जी फिक्स है। लेकिन अगर ऐसा हो, मैं आपको ये थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इस वाले में, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मान के चलिए
ये इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके सेकंड ऑर्बिट में अगर जाना चाहता है तो यहां इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब ये मैं आपको जैसे बना के दिखाता हूं, एक तो ये आपका शेल हो गया, एक आपका ये वाला शेल हो गया, लेट अस टेक दिस शेल, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में, सो लेट अस टेक दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस शेल, वो इलेक्ट्रॉन पहले इस शेल में, अगर वो इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में अगर जाना चाहता है, यानी लोअर एनर्जी लेवल से या लोअर शेल से अगर वो हायर शेल में जाना चाहता है, सो यहां पे हमें बाहर से इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बाहर से हमें यहाँ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे लाइट, यहाँ पे हमने इसको रेडिएशन फॉल कराई इसके ऊपर, जिससे इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। रेडिएशन मतलब लाइट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फाइनली इस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मान के चलिए एक आपका इलेक्ट्रॉन है जो हायर एनर्जी लेवल में है। सो मान के चलिए ये आपका हायर एनर्जी लेवल है और ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है। एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, यानी जब ये यहां से यहां आएगा, हायर से लोअर आएगा, तो यहां पे ये एनर्जी को निकालेगा, यहां इसमें से एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी निकलेगी। ओके, यानी सीधी सीधी बात ये, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से, ये आपको दिख रहा होगा जैसे यहां पे पहले वाले लेवल की बात करो, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये आपका पहला एनर्जी लेवल हो गया जिसको हम के से बोलते हैं, के शेल। अच्छा, ये और बता देता हूं मैं आपको, ये जो आपके शेल्स होते हैं या जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनका हमने कुछ नेमिंग कर रखी है। पहले शेल को हम के बोलेंगे, नेक्स्ट शेल को एल, देन एम, देन एन एंड सो ऑन। ओके, एनर्जी लेवल्स को हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी कि पहले शेल को हम के बोलेंगे, नेक्स्ट शेल को एल बोलेंगे, देन एम बोलेंगे, देन एल बोलेंगे। तो सबसे आपका जो न्यूक्लियस के पास शेल है, यानी जो पहला शेल है आपका विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, दैट इज के शेल। देन आपका हायर एनर्जी लेवल या हायर शेल कौन सा है, एल, उससे हायर आपका एम है और उससे हायर आपका एन है। तो जब इलेक्ट्रॉन के शेल में रिवॉल्व करता है, तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन एल शेल में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले के शेल में रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो के शेल से एल शेल में जाना चाहता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के शेल से एल शेल में जाना चाहता है, यानी एक शेल से दूसरे शेल में जाना चाहता है, तो उस समय ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी जा पाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन जो आपका एन वाले शेल में, देखो सबसे लास्ट में ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो आपका, एक इलेक्ट्रॉन जो आपका एन वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो एन से अंदर के में आना चाहता है, मतलब पहले वो एन वाले शेल में घूम रहा है और वो एन से कहाँ आना चाहता है, के शेल में आना चाहता है, तो जब वो एन से के में आएगा तो यहां वो एनर्जी एमिट करेगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी, यानी रेडिएशन निकलेगी। ओके, यानी एनर्जी में चेंज तभी आएगा इलेक्ट्रॉन की जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। दिस इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो आपकी फिक्स होती है। इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, उसमें से एनर्जी नहीं निकलेगी, ना ही वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एक फिक्स एनर्जी होगी। जैसे चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मान के चलिए एक बिल्डिंग है जिसमें काफी सारे फ्लोर्स हैं। आपको पता है बिल्डिंग में काफी सारे फ्लोर्स होते हैं। ये आपका पहला फ्लोर हो गया, ये आपका दूसरा फ्लोर हो गया, आपका तीसरा फ्लोर हो गया, ये चौथा फ्लोर हो गया, है ना। जो बिल्डिंग्स होती है उसमें काफी सारे फ्लोर होते हैं, 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो लेट अस टेक कि यहाँ पे 4 फ्लोर्स हैं, ठीक है। एक छोटी बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर हैं। अब देखिए, अगर आप पहले फ्लोर पे प्रेजेंट हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे आपका ग्राउंड हो गया 0, तो ग्राउंड से जब आप फर्स्ट फ्लोर पे गए हो तो यहाँ पे हाइट की वजह से आपकी कोई एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस टेक दैट एनर्जी एज 100, तो यहाँ आपकी एनर्जी कितनी है, 100 जूल मान के चलिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपकी एनर्जी 100 है, तो ये आपकी एनर्जी 100 ही रहेगी कब तक, जब तक आप फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे। यानी फर्स्ट फ्लोर को आप अज्यूम कर सकते हो, आप एनालॉग ले सकते हो कि जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो आपका पहला शेल है या पहला एनर्जी लेवल है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाते हो, तो अब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आपकी एनर्जी 100 नहीं रहेगी, अब आपकी एनर्जी लेट अस टेक 200 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है ना। फिर आप जैसे ही थर्ड फ्लोर पे जाओगे, फिर आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट और काम किया है, तो आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जब आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाओगे तभी आपकी एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर फ्लोर पे मूव करोगे तो आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यू कैन टेक द एनालॉजी ऑफ दिस विद द एटम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, बोहर्स ने बोला था
कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या शेल में घूमेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर में या हायर एनर्जी लेवल से लोअर में, तो वहां पे उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यही था आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद देखिए अब हम ये देखते हैं कि बोहर्स के मॉडल में एक पॉस्टुलेट था जो बीच में आया था, कैलकुलेशन ऑफ मतलब देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम कितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एक लिमिट होती है। अब हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल, यानी अलग अलग ऑर्बिट में या अलग अलग शेल में हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल इज गिवन बाय 2n²। तो देखो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं, वो जो फॉर्मूला है आपका 2n², जहां पे आपका जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल और शेल, जहां पे ये जो आपका n है ये आपका शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर आप पहले शेल की बात करते हो सो यू हैव टू टेक n as 1, अगर आप दूसरे शेल की बात करते हो तो यू हैव टू टेक n as 2, अगर आप तीसरे शेल की बात करते हो तो n को आपको 3 लेना है। इस तरीके से आपको n की वैल्यू चूज करनी है। ओके, सो फॉर्मूला 2n² है, बड़ा सिंपल है। अगर आप पहले शेल की बात कर रहे हो तो n आप 1 ले लीजिए, तो जैसे आप n को 1 लोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं पहले शेल में। ओके, अब हम n को 2 डालेंगे, तो जैसे हम n को 2 डालेंगे सो लेट अस टेक n as 2। सो मैं मिटा देता हूं यहां पे आपका, अब हम n को 2 डालेंगे। सो जैसे ही हम n को 2 डालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था 2n²। तो आप डाल सकते हो 2 × n आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 × 2 = 8, यानी अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द सेकंड शेल, यानी जो सेकंड शेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, बस 8 भरेंगे, 8 या 8 से कम आ जाएंगे बट 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। सो 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द सेकंड शेल। इसी तरीके से जब हम n को 3 डालेंगे सो 2 × 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, यानी तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये आपको पिक्चर में ज्यादा क्लियरिटी आ रही होगी। ये सेंटर में एटम के न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी पहली शेल हो गई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय K, सेकंड शेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय L, थर्ड शेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय M, फोर्थ शेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय N। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के शेल्स हो गए, और यू कैन से एनर्जी लेवल्स और यू कैन से ऑर्बिट। ठीक है, तो अब आप इनको शेल प्रोनाउंशिएट करना, शेल कहोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बोहर्स ने अपने मॉडल में बोला था कि इन एनर्जी लेवल्स को हम शेल कहते हैं। ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। अच्छा, अब देखिए, सो पहले शेल में मैंने आपको बताया था 2n² फॉर्मूले से कि पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं, देन आपके 18 आ सकते हैं, देन आपके 32 आ सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके नाउ लेट अस डिस्कस आइसोटोप्स कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए, isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different mass number, यानी isotopes सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इससे आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जोहन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में एक पोस्टुलेट दिया था कि अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हो तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स का मास जो होगा वो आपका सेम होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एलिमेंट है, ये आपके पास एक एलिमेंट है क्लोरीन फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो क्लोरीन का जो एलिमेंट है वो किससे बना होगा, क्लोरीन का एलिमेंट क्लोरीन के एटम से बना होगा, क्लोरीन 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 इस तरीके से, और यहां भी आपका क्लोरीन होगा और यहां भी आपका क्लोरीन होगा। सो क्लोरीन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। और जोहन डाल्टन ने बोला था ये जितने भी एटम्स है क्लोरीन के, इन सभी एटम्स का जो मास होगा, इन सभी एटम्स का जो मास होगा क्लोरीन के एटम्स का, वो आपका सेम होगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स उसी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे आपके पास 2 एटम है क्लोरीन के, ठीक है, तो इन दोनों एटम का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन आइसोटोप्स क्या होते हैं, इन दोनों एटम का, जैसे एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया,
डाल्टन ने क्या बोला था कि इन दोनों क्लोरीन के एटम का मास सेम होगा, लेकिन जैसे ही आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई उससे क्या पता चला कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स का जो मास होता है वो सेम नहीं होता। समझ आया? यानी ये जो क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ये भी क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन क्या देखा कि इस एटम का जो मास है वो तो 35 है, लेकिन इसका जो मास था वो 35 नहीं था, वो 37 था। यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है वो सेम नहीं होता है, उनका भी मास डिफरेंट होता है। यानी डाल्टन का जो पोस्टुलेट था वो यहां पे गलत साबित हुआ आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद, और हमने क्या देखा कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका भी मासेस डिफरेंट होता है। सो दीज आर आइसोटोप। ओके, इसको आप ऐसे एक एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हो। मान के चलो आपके पास एक बॉक्स है, सो लेट अस टेक यू हैव ए बॉक्स, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में आपके पास वॉयलेट कलर की बॉल्स हैं, इस तरीके से इस बॉक्स में आपके पास वॉयलेट कलर की बॉल्स हैं। ये सारी बॉल्स कैसी हैं? आपकी वॉयलेट कलर की है ये सारी बॉल्स। जॉन डाल्टन ने बोला था ये जितनी भी बॉल्स हैं, इन बॉल्स का जो मास होगा, इन बॉल्स का जो मास होगा वो सेम होगा। इनको एटम कंसीडर कर लो आप, इन बॉल्स को, इन सभी बॉल्स का मास सेम होगा। लेकिन असल में क्या देखा गया कि ये जो बॉल है और ये जो बॉल है, इनका जो मास है वो सेम नहीं था, इनके मास में कुछ डिफरेंस था, और इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। अब आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन के ही हैं, ये तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन के ही हैं। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन ऐसे समझो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका मास अलग होता है। अब क्योंकि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन के आप एटम्स ले लो, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर तो 1 होगा ना, लेकिन हाँ उन एटम्स का जो मास है आपका वो डिफरेंट हो सकता है। दीज आर आइसोटोप्स। अच्छा, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, वन इज 1H1, अदर इज 1H2 एंड 1H3। अब आप देख सकते हो इन तीनों आइसोटोप्स में ये जो आपका पहला आइसोटोप है इसका मास कितना है आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। सो पहले वाले का जो मास है, सो इसका मास आपका कितना है 1। पहले आइसोटोप का मास कितना है आपका 1। सेकंड आइसोटोप का मास कितना है देखिए आपका 2, सेकंड का मास आपका 2 है, और थर्ड आइसोटोप का मास कितना है आपका 3 है। लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका क्या है यहाँ पे सेम है। तो आपका सेम क्या है Z यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का, मास नंबर डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं और इन तीनों आइसोटोप का नाम होता है, पहले वाले आइसोटोप को हम कहते हैं प्रोटियम। फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम, प्रोटियम। सेकंड आइसोटोप को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, सेकंड आइसोटोप इज ड्यूटेरियम। एंड थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ट्रीटियम। थर्ड आइसोटोप जो हाइड्रोजन का होता है उसे कहते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम। ओके, सो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है आपका सेम है, लेकिन तीनों का मास नंबर आपका डिफरेंट है। अब देखिए अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो तीनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, प्रोटॉन भी सेम होंगे। मतलब हाइड्रोजन का जो Z है, इन तीनों का Z कितना है 1। अगर तीनों का Z 1 है तो तीनों में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1, और प्रोटॉन भी कितने होंगे तीनों में 1, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन आइसोटोप्स में मेन क्या होता है कि जो भी आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं आपके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, सो 1H1 में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, N मतलब न्यूट्रॉन्स, वो आपके 0 हैं। कैसे? आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। सो 1 - 1 0। इसी तरीके से 1H2 में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आप देख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 है, और 1H3 में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 3 - 1 यानी कि 2 है। इसका मतलब 1H1 यानी कि प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, और ट्रीटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। लेकिन तीनों में प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम होते हैं। और आइसोटोप्स में जो मास होता है वो अलग अलग होता है। सीधी सी बात है ना, आप समझ सकते हो ना। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो भारी हो गया ना ये।
इन तीनों में सबसे ज्यादा मैसिव कौन हो गया, सबसे भारी कौन हो गया, ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसमें तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ये सबसे लेस मैसिव है, सबसे हल्का है, ये इससे भारी है, ये सबसे भारी है। यानी हाइड्रोजन के 3 एटम को अगर आप देखोगे तो तीनों का मास अलग अलग है, सबसे कम इसका, देन इसका, सबसे इससे ज्यादा, देन सबसे ज्यादा मास 1s3 का, विच इज ट्रीटियम। देख सकते हो आप यहाँ पे, और ज्यादा क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही होगी इस पिक्चर में। ये मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका 1h1 है जिसमें आपका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है। ये आपका सेकंड आइसोटोप है जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जो मैंने आपको दिखाया था, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सब में एक है ही, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसी तरीके से तीसरा आइसोटोप है, इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सब में एक एक है, और ये आपका क्या कहलाता है, ट्रीटियम। तो आप इस पिक्चर को पॉज करके वीडियो एनालाइज कर सकते हो, आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। सो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन। अब देखिए जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 35, एक का मास होता है 37, यानी 37। सो दिस इज द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, दिस इज द सेकंड आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो आप देख सकते हो यहां पे जो मास है आपका कितना है, 35 है, यहां पे आपका मास कितना है, 37। सो पहले आइसोटोप का जो मास होता है, पहले आइसोटोप का जो मास होता है वो 35 होता है, और सेकंड आइसोटोप का जो मास होता है वो आपका कितना होता है, 37 होता है। किसमें? आपका क्लोरीन में। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब न्यूट्रॉन्स का नंबर देख लो। सो इस क्लोरीन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 35 - 17, यानी कि आपके 18 न्यूट्रॉन्स हैं इस वाले में, और इसमें आप देख लो 37 - 17, यानी यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स कितना है, 20, यहाँ पे आपके 20 न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा 17, दोनों में प्रोटॉन कितने हैं, विच इज अगेन 17, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि क्लोरीन जो होता है, अगर आप क्लोरीन का एक सैंपल लेते हो, उस क्लोरीन के एलिमेंट में जो क्लोरीन के एटम्स होंगे वो सारे सेम मास के नहीं होंगे, वो डिफरेंट मास के भी होंगे, लेकिन 2 ही आइसोटोप्स होंगे क्लोरीन के। यानी क्लोरीन के आपको 2 ही तरीके के एटम दिखेंगे, एक एटम दिखेगा आपको जिसका मास 35 होगा, एक एटम दिखेगा आपको जिसका मास 37 होगा, यानी 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के, ठीक है। एक में न्यूट्रॉन होंगे 18 और एक में न्यूट्रॉन होंगे आपके कितने, 20। चलिए अब पिक्चर से आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये आपका क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास 35 है, ये आपके क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप है जिसका मास 37 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता ही है, इलेक्ट्रॉन्स आप बांट सकते हो, पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर आप 8 करके, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया था 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, और इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। देखो इसके न्यूक्लियस में 18 न्यूट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में 20 न्यूट्रॉन है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। चलिए लास्ट देखते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन एलिमेंट में भी 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, यानी 3 एटम्स होते हैं कार्बन के जो डिफरेंट मास के होते हैं। वन इज योर C612, अदर इज योर C613 एंड C614। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। तो तीनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है क्योंकि तीनों कार्बन के हैं, है ना। तीनों एटम किसके, कार्बन के हैं, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। और इनका जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 6 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, बस यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होगी। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12 - 6 यानी कि 6। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 13 - 6 यानी कि 7। और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे आपके, 8 होंगे। सो एक में 6 न्यूट्रॉन, एक में 7 और एक में 8। ओके, सो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं और तीनों का जो मास होता है आप देख सकते हो, एक का मास 12 होता है, एक का मास 13, एक का मास 14। सो आई थिंक आपको आइसोटोप्स क्लियर हो गया होगा और बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।